नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता अध्यायवार सॉल्व पेपर का, जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो लगभग 2400 इसमें क्वेश्चन दिया गया था, यूथ पब्लिकेशन बुक के द्वारा निकाला गया है फॉर वीडियो एग्जाम्स के लिए। तो उसको हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट है 2023-24 का। तो इसमें अगर हम देखें तो 5 चैप्टर तक हो चुका है, यानी कि 2 वीडियो में 2 और इसके बाद एक दूसरा वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज का ये तीसरा वीडियो होगा इस हिंदी का, और इसमें हम लोग देखेंगे 3 चैप्टर। पहला इसमें हम विशेषण देखने वाले हैं, इसके बाद हम क्रिया देखेंगे, फिर इसके बाद अव्यय शब्द को जो है चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर को इसमें हम कंप्लीट करेंगे, और ये वीडियो लगभग 1 घंटे का होगा, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है। और जितने भी यूपी SSS में आज तक अभी तक क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से आया है, वो सभी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। उससे संबंधित कुछ एक्सप्लेन है, उसको भी देखा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी ये वीडियो इसके पिछला वाला है वो भी देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग चैनल पेज पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसका सामान्य ज्ञान का जो है कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस ईयर, जिसमें सिर्फ एक टॉपिक रह गया है जो है साइंस, वो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी देखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हल सॉल्व करा दिए हैं, लगभग 50 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको भी जाइए, करिए, देखिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर लेते हैं विशेषण से, और इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें अगर हम देखें तो पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे कि इसमें 2 दर्जन लिखा हुआ है, तो ये संख्यात्मक को जो है चीज़ें इसमें बता रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 2 दर्जन जो है संख्यावाचक विशेषण का अर्थ हो जाएगा। अब इसका हम देख लेते हैं परिभाषा। ठीक है, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 20 दिन, 5 घोड़े या फिर कुछ लोग, ये सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक जैसे कि जिसमें निश्चित हो, मात्रा निश्चित हो, 1 लड़का 25 रुपये, ठीक है, 5 घोड़े, ये सब क्या है? निश्चित है। और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें अनिश्चित हो, मात्राएं का पता ना हो, जैसे कि सब लोग, कुछ लोग, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा, इस तरीके से अगर शब्द आएँ तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं विशेषण से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम क्या है? ये जो दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण का प्रकार इसमें प्रयोग किया गया है, इसका आंसर क्या होगा। तो 1 लीटर दूध दो, इसमें जो 1 लीटर लिखा हुआ है ये किस प्रकार का जो है व्यक्त कर रहा है? तो ये परिमाण बता रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। आंसर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, जैसे कि थोड़ा पानी, सेर भर दूध, ठीक है, कुछ पानी इत्यादि। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 विशेष भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कि 2 किलो घी, 4 गज जमीन, 2 मीटर कपड़ा। और एक है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कि सब धन, बहुत दूध इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है? ठीक है, इसका बताना है कि कौन सा ऐसा है जो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं इनमें से। तो वो हो जाएगा इसका आंसर ए पार्ट, विशेषण में परिवर्तन होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें जो रेखांकित शब्द है सिंदूरी, ठीक है, इसमें बताना है कि ये विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है कि कश्मीरी सेब जो होता है वह सिंदूरी लाल होता है, यानी कि कश्मीरी सेब का ये गुण बता रहा है। ठीक है, किस प्रकार का होता है? सिंदूरी लाल होता है। तो यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द जो है विशेषण है। ठीक है, अब इसमें विशेषण शब्द बताना है कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें सुंदर शब्द विशेषण हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब दिए गए वाक्य में सुंदर शब्द जो है वो अर्चना जो कि संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रही है, इसलिए जो है सुंदर शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋषि की आय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे, इसमें रेखांकित जो है बहुत शब्द है। ठीक है, तो बहुत में कौन सा विशेषण ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत शब्द में अगर हम इसमें देखें इस वाक्य में, तो ये परिमाण बता रहा है, तो परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, परिमाणवादक विशेषण जो है इस किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है, अतः रेखांकित शब्द बहुत जो है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य परिमाणवाचक विशेषण में अनेक हुआ, थोड़ा है, कुछ है, 4 किलो है, 2 मीटर इत्यादि आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना करके एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो किस प्रकार के विशेषण में ये चीज़ें करी जाती हैं, ये बताना। तो ये होता है उत्तरावस्था विशेषण में। आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उत्तरावस्था विशेषण। अब देखिए विशेषण की उत्तरावस्था में क्या होता है कि दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना करके एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, तीसरा है उत्तमावस्था। मूला अवस्था में होता है कि इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, जैसे यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती, जैसे श्याम एक वीर बालक है, रीना एक सुंदर कन्या, तो इसमें किसी से तुलना नहीं की गई है। अब उत्तरावस्था की अगर हम परिभाषा देखें तो इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है, जैसे मोहन हलधर से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर हलधर से इसका जो है क्या किया गया है, तुलना किया गया है, तो ये यहाँ पे उत्तरावस्था में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला परिभाषा उत्तमावस्था की है, तो इसमें 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। ठीक है, उत्तरावस्था में क्या होता है, 2 वस्तुएं होती हैं, लेकिन उत्तमावस्था में 2 से अधिक वस्तुएं होती हैं। अब उनमें एक से दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, जैसे कि राम सबसे वीर है, तो इसमें सबसे मतलब सभी की तुलना राम से की गई है कि राम जो है इन सभी से वीर है। सीता कक्षा में सुंदरतम है, यानी कि सीता जो है कक्षा में जितने भी बच्चे उनसे सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर जो है ये उत्तमावस्था आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है और उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है उस शब्द, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें उस शब्द जो है ये सर्वनाम है जिसका प्रयोग विशेषण की तरह हुआ है, जो कि संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। मेरा जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है, जो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जिसमें आता है मैं, तू, वह, आप। ठीक है, इसके सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है, इसका आंसर बताना है। तो कोई शब्द जो होता है यह सार्वनामिक विशेषण बताता है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जब वाक्य में संज्ञा से पहले कोई, कुछ जैसे सर्वनाम शब्द आते हैं एवं विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसमें कुछ जो शब्द जो दिया गया है यह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, तो जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 3 लड़के, इसमें 3 जो है लड़कों की संख्या बता रहा है, तो इस तरीके से संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण 3 भेद होते हैं, पहला है निश्चित, दूसरा अनिश्चित, तीसरा है परिमाण बोधक। अगला प्रश्न देखते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, अब थोड़ा शब्द रेखांकित किया हुआ है, तो इसके विशेषण बताना है कि किस प्रकार का विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, थोड़ा शब्द, तो थोड़ा जो होता है ये परिमाण बता रहा है, तो परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण जो होता है किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। वाक्य में रेखांकित शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अन्य परिमाणवाचक विशेषण में शेर भर, तोला भर, थोड़ा पानी, कुछ पानी, ये सब आते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसमें हर एक, प्रत्येक, एक एक, दोनों,
तीनों, चारों, दूना, तिगुना, आधा, दो, ये सब आते हैं संख्यावाचक में। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत दुर्बल, स्वस्थ, मोटा, हरा, लाल, सुंदर, विद्वान, शांत, भला, बुरा, उचित इत्यादि जो है ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय शब्द में कौन सा विशेषण है, इसका आंसर क्या होगा? तो पर्वतीय शब्द में विशेषण की बात करें तो ये गुण बता रहा है पर्वत का, तो आंसर इसका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्वतीय शब्द जो होता है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। विशेषण के जिस रूप से संज्ञा, सर्वनाम के गुण अथवा दोष, रूप अथवा रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का बोध हो, वहाँ पे जो है गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि विद्वान, दुष्ट, सुंदर, हरा, मोटा, दुर्बल, पठारी, स्वस्थ, और इसी तरीके से पर्वतीय भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है? तो इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्दों की बात करेंगे तो इसमें चमकीला शब्द जो लिखा है ये विशेषण के अंतर्गत आता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जबकि आगरा, आगरा जो लिखा हुआ ये संज्ञा शब्द है, लिखना जो है क्रिया शब्द है, और कुछ जो है अव्यय शब्द है। अव्यय अभी आगे चैप्टर आएगा उसके बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सिंपल ये उन्हें विशेषण कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये परिभाषा इस तरीके से दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो नैतिक शब्द जो होता है वो विशेषण होता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। इसमें से नैतिक शब्द विशेषण है। ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह शब्द जो दिया गया है यह क्या है? ठीक है, किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है, वो, कोई, ऐसा, वैसा, कैसा, ये सब सार्वनामिक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण में गुण दशा स्वभाव का लक्षित होता है, जैसे कि नया, पुराना, प्राचीन, सुडौल, पीला, दुबला, पापी, ये सब गुणवाचक हो गए। संख्यावाचक में एक, दो, पहला, तीसरा, तिगुना, चौगुना, दोनों, तीनों, हर, प्रत्येक, हर एक, ये सब संख्यावाचक हो गए। प्राविशेषण एक है, इंपॉर्टेंट है प्राविशेषण, विशेषणों की जो विशेषता बताए उसको प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे राम बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा शब्द जो है वो विशेषण है, लेकिन जो बहुत शब्द लिखा हुआ है वो प्राविशेषण हो गया, क्योंकि ये अच्छा की विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये बहुत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, उचित शब्द जो इसमें से आता है बी पार्ट विशेषण शब्द होता है। ठीक है, और उचित शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है, ये भी याद रखिएगा। जबकि लड़कपन, कठोरता और घबराहट शब्द जो है संज्ञा यानी कि यह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के अन्य प्रमुख उदाहरण में नया, पुराना, कपटी, पतला, प्राचीन, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्त्री शब्द का विशेषण क्या बनेगा? स्त्री शब्द के विशेषण की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा स्त्रैण, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से विशेषण बताइए कौन सा है? तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विशेषण है? तो क्षम्य शब्द जो होता है वो क्षमा से बनता है, तो ये विशेषण हो जाएगा क्षम्य शब्द, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट, सॉरी ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद जो यह है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो यह जो है संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत आएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम विशेषण के बारे में बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों में अत्यंत शब्द जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए, सुंदर शब्द जो इसमें दिया गया है ये एक प्रकार का विशेषण है, लेकिन विशेषण की विशेषता है अत्यंत, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राविशेषण। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण शब्द इनमें से देखेंगे तो शांत शब्द जो होता है ये विशेषण होता है, बाकी सारे विशेषण नहीं है। ठीक है, शांत शब्द क्या है? इनमें से विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है इनमें से? तो अनुशासित शब्द जो लिखा हुआ है डी पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अनुशासित शब्द विशेषण के अंतर्गत आता है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द जो विशेषण है मनोरम, ये किस प्रकार का विशेषण है? तो मनोरम जो है इसमें बता रहा है क्या? गुण बता रहा है दृश्य का, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। रेखांकित शब्द जो है मनोरम, गुणवाचक, मनोरम जो है गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण जो शब्द, वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हों गुणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे कि लाल, अच्छा, युवा, चौकोर, सुंदर, मौसमी, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। वो बहुत मधुर गाता है, इसमें प्राविशेषण शब्द का चयन करना है।
तो देखिए वो बहुत मधुर गाता है, इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत शब्द जो है वो प्राविशेषण हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत शब्द क्या है, प्राविशेषण होता है, क्योंकि ये मधुर अर्थात विशेषण की विशेषता बता रहा है। इसमें से विशेषण क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, और मधुर की विशेषता है बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं। अब विशेष और विशेषण दो चीज़ होता है, तो इसमें से विशेष की अगर हम बात करेंगे तो जो शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। जैसे इसमें बड़ा घर, तो घर के बारे में बता रहा है कि बड़ा है, तो घर हो गया विशेष। छोटा आदमी, तो यहाँ आदमी के बारे में बता रहा है कि आदमी छोटा है, तो यहाँ पे आदमी हो गया विशेष। नीला वस्त्र के बारे में बता रहा है, वस्त्र के बारे में बता रहा है कि वस्त्र नीला है, तो यहाँ पे वस्त्र हो जाएगा विशेष। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घर, आदमी, वस्त्र जो होगा ये विशेष होगा, और बड़ा, छोटा और नीला इसमें जो दिया गया है वो विशेषण होगा। ठीक है, तो अब देखिए जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें तो विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, विशेष और विशेषण में डिफरेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान का विशेषण क्या होगा। तो अनुमान का विशेषण की अगर हम बात करें, राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही है, अनुमानित होता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, अनुमानित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुमानित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी, यहाँ पे कुशाग्र कौन सा विशेषण है। तो उत्कर्ष जो दिया गया है ये जो है कुशाग्र विद्यार्थी। अब कुशाग्र के बारे में बताना किस प्रकार का यह विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। आंसर इसका जो हो जाएगा वो जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कुशाग्र आता है, नया, पुराना, मोटा, पतला, भला, बुरा, झूठा, सच्चा, सब जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 3 विशेषण होते हैं, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, वाक्य में 3 विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, इसमें कौन सा विशेषण है। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, इसमें विशेषण की बात करेंगे तो इसमें परिमाण बता रहा है आधा लीटर, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आधा लीटर जो है माप की वस्तु है, जैसे पौवा, शेर, अद्धा, बहुत, कुछ, सब, ये सब क्या है, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द में कोई जो दिया गया है ये किस प्रकार का जो है विशेषण है। तो कोई शब्द जो आता है ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम की संख्या जान लीजिए, टोटल 11 है, इसमें मैं, तू, आप, यह, वो, कोई, कुछ, कौन, क्या, सो, जो। सर्वनाम का अगर चैप्टर नहीं देखें तो इसके पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सर्वनाम के बारे में डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं विशेष। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, विशेष से कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा ही दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो प्राचीन शब्द जो है ये विशेषण के गुणवाचक के अंतर्गत आता है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अन्य गुणवाचक विशेषण में देखें तो चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक, ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा। तो अभ्यास का विशेषण रूप होता है अभ्यासी, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा का विशेषण रूप क्या होगा। तो निशा का विशेषण होता है नैश, जो कि टी पार्ट में दिया गया है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जलीय का विशेष रूप क्या होता है। तो जलीय का विशेष रूप होता है जल, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौम का विशेष रूप क्या है। तो भौम का विशेष रूप है भूम। ठीक है, तो भूम का विशेषण क्या हो जाएगा, भौम, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महान का उत्तरावस्था क्या होगा। महान का उत्तरावस्था अगर देखेंगे तो 72 होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महान का उत्तरावस्था 72 होगा, जबकि इसका मूलावस्था महान तथा उत्तमावस्था महत्तम होगा। और ठीक है, अब देख लीजिए, उत्तमावस्था महत्तम, मूलावस्था महान और इसका उत्तरावस्था 72 होगा। 3 अवस्थाएं होती हैं जिसके बारे में बात हो चुकी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु का उत्तमावस्था पूछा गया। गुरु का उत्तमावस्था होता है गुरुतम, आंसर इसका बी पार्ट ए पार्ट हो जाएगा गुरुतम।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, गुरु का उत्तमावस्था गुरुतम होता है, इसका मूला अवस्था गुरु और इसका उत्तरावस्था गुरुतर होता है। अगला क्वेश्चन, यह दृश्य बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? तो बहुत सुंदर में विशेषण की अगर हम बात करें तो प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर में बहुत जो है वो प्राविशेषण है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सुंदर प्राविशेषण है। जो शब्द वह शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, काफ़ी में जो है कौन सा विशेषण है? काफ़ी में विशेषण की बात करेंगे तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राणियों वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो जब दो प्राणी होते हैं या वस्तु होते हैं उनके बीच की तुलना की जाती है तो उत्तरावस्था में दिखाई देती हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो से अधिक हो जाएगा तो उत्तमावस्था हो जाएगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस प्रकार का जो है कोटिका, किस व्याकरणात्मक कोटिका है? जैसा के बारे में पूछा गया है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये एक विशेषण है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, जिस शब्द या संज्ञा से सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। तो ये था विशेषण जिसके बारे में बात की। इतने सारे क्वेश्चन यूपी SSSC में पूछे गए हैं अभी तक, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखेंगे क्रिया के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो दिया गया कि सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो क्रिया शब्द यही हो जाएगा, देखना। तो देख रहा है इसका क्रिया शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्रिया की परिभाषा जान लीजिए, तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना पीना, देखना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग वचन कारक के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? इसमें से, ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती हैं, तो इसमें से बताना कि अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो दीन निबंध लिखता है तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पक्षी उड़ रहे हैं तो ये अकर्मक हो जाएगा। आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब अकर्मक क्या होता है? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि बच्चा सो रहा है, श्याम हंस रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, किस समूह में ठीक प्रकार से रखे गए हैं? ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं में रखा गया निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग। विशेषण में रखा गया है जो है शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना। सर्वनाम में रखा गया मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों। अकर्मक क्रियाओं में लजाना, मरना, सोना, पढ़ना, ये सब लिखा गया। इसमें से बताना कि किस में ठीक प्रकार से रखे गए, यानी कि सभी सही है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो भाववाचक संज्ञाओं में निराशा, हताशा, भलाई, विजय और भाग ये दिया गया, तो ये सही है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो शक्तिशाली दिया गया है, विशेषण होता है, पराधीन भी विशेषण होता है, सभ्य भी होता है, स्वेच्छाचारी और पुराना भी विशेषण होता है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। सर्वनाम में अगर देखेंगे तो सारे सर्वनाम लिखे गए हैं, तो ये भी सही है। अकर्मक क्रियाओं में जो लिखा हुआ है इसमें से पढ़ना, तो पढ़ना जो है अकर्मक नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है, तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पढ़ना जो होता है वो एक सकर्मक क्रिया होती है, इसीलिए गलत हो जाएगा, जबकि इसे अकर्मक क्रिया के समूह में रखा गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहा कर भोजन किया, इसमें नहा कर जो है पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इसमें नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध हो रहा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है ये बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें सामर्थ्य सूचक वृत्ति आती है। अब आप चल सकते हैं, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें बताना है कि किस प्रकार का यह क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो आंसर ये बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया में द्विकर्मक क्रिया है। ये क्रियाएं, कुछ क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं। प्रश्नगत वाक्य में दो कर्म है, जैसे कि गाय और चारा,
एक कर्म बहुधा पदार्थवाचक चारा होता है और उसे मुख्य कर्म कहते हैं, और दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणीवाचक यानी कि गाय को होता है जो कोई गौड़ कर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। ठीक है, तो इसमें बताना है किस प्रकार का इसमें जो है पक्ष के भेद का सही विकल्प इसमें कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई, यानी उसने खूब अभ्यास किया, खूब पढ़ा तभी जाके कक्षा में प्रथम आई। तो यहाँ पे अभ्यास बोधक पक्ष हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो इस क्रिया व्यापार को 2 दृष्टियों से परिभाषित किया जा सकता है। अब पक्ष, क्रिया का पक्ष किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार का बोध होता है उसे क्रिया का पक्ष कहा जाता है। क्रिया व्यापार को 2 दृष्टियों से परिभाषित किया जाता है। पहला है पहली दृष्टि में क्रिया की प्रक्रिया के आरंभ होने के काल के रूप में, और दूसरा है दूसरी दृष्टि में क्रिया की प्रक्रिया के इकाई के रूप में। अब पहले प्रकार के अनुसार क्रिया के पक्ष को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 4 वर्ग देख लीजिए। पहला आता है इसमें आरंभ बोधक पक्ष। इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है, जैसे कि अब रवि घूमने लगा है। ठीक है, तो ये आरंभ बोधक पक्ष आ जाएगा। दूसरा होता है नित्यता बोधक पक्ष। इस पक्ष में क्रिया की प्रक्रिया की निरंतरता का बोध होता है, जैसे रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है। तीसरा इसमें होता है प्रगति बोधक पक्ष। इस क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है, जैसे अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, चौथा होता है पूर्णता बोधक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया की पूर्व समाप्ति का ज्ञान होता है, जैसे वह तब तक जा चुका था। तो इस तरीके से 4 प्रकार होते हैं। तो क्रिया प्रक्रिया की इकाई के रूप में निम्नवत वर्गीकरण करते हैं। पहला इसमें आता है निश्चयता बोधक पक्ष। ठीक है, इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के आदंत का निश्चय नहीं हो पाता, अर्थात क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है, जैसे सूर्य के बाद ही चंद्रमा उदय होता है। तो ये निश्चयता बोधक पक्ष हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है अभ्यास बोधक पक्ष। इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के नैसर्गिक रूप से होने की सूचना प्राप्त होती है, यानी कि निरंतर चलती रहती है, तो उसे कहते हैं अभ्यास बोधक पक्ष। जैसे कि दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो ये पक्ष हो गए जो आपको आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया था इससे, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही वाक्य का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यह संकेतार्थ बता रहा है कि अगर सामान अच्छा मिला तो भोजन अच्छा बनेगा, तो इसलिए संकेतार्थ हो जाएगा। ठीक है, अब यह क्या है तो इसको हम देख लेते हैं। वृत्त का अर्थ होता है मन स्थिति। वक्ता की वृत्त का बोध क्रिया के जिस रूप से होता है उसे वृत्त कहते हैं। हिंदी में वृत्त के 5 भेद हैं। ठीक है, अब पांचों भेद को जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि पहला हो गया विध्यर्थ। विध्यर्थ जो होता है इसका अर्थ है विधि संबंधी अथवा क्रिया करने देने का भाव, जैसे कि जरा यह प्रश्न बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यह विध्यर्थ के अंतर्गत आता है। दूसरा है निश्चयार्थ। जिस क्रिया रूप से कार्य के होने का निश्चित रूप से पता चलता है वो निश्चयार्थ वृत्त प्रयुक्त होती है। जैसे आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निश्चयार्थ हो जाएगा। संभावनार्थ तीसरा आता है इसमें। क्रिया के जिस रूप में संभावना का बोध होता है वह संभावनार्थ वृत्त उपस्थित होती है वहाँ पर। जैसे संभव है आज वेतन मिल जाएगा, तो यहाँ पे संभावनार्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला आता है संदेहार्थ। संदेहार्थ में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह का भाव हो उसे संदेहार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे वो इलाहाबाद से चल पड़ा होगा, तो यहाँ पे संदेह की स्थिति है कि चला है कि नहीं चला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संदेहार्थ के अंतर्गत आ जाएगा। अगला आता है इसमें संकेतार्थ। संकेतार्थ में क्या होता है कि जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं और उनमें कार्य कारण संबंध होता है तथा उसके परिणाम की सूचना भी रहती है, उसे संकेतार्थ वृत्त के नाम से जानते हैं। जैसे अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का आना निश्चित है, तो यहाँ पे अगर मगर लग जाता है तो संकेतार्थ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी, इसमें कौन सा पक्ष कहा गया है, किस पक्ष की बातें किया गया है, तो अब सीता चलने लगी है, इसमें आरंभ बोधक पक्ष के बारे में बातें कही गई हैं, और ये आरंभ बोधक अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बातें हुई हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आरंभ बोधक पक्ष की बात करें तो इस पक्ष में क्या होता है, क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का पता चलता है। जैसे अब मोहन खेलने लगा है, अब सीता चलने लगी है, तो ये सब आरंभ बोधक पक्ष हो जाएंगे। ठीक है, सातत्य बोधक पक्ष जो दिया गया है इसका मतलब है इस पक्ष में क्रिया की प्रक्रिया की निरंतरता का बोध होता है। जैसे
रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है, तो इसमें जो है सातत्य बोधक पक्ष हो जाएगा। प्रगति बोधक पक्ष की बात करें तो इसमें क्रिया के निरंतर प्रगति का बोध होता है। जैसे अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसमें क्या है, एक तरीके से निरंतर प्रगति का बोध हो रहा है। पूर्णता बोधक पक्ष में इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया की पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है। जैसे वह तब तक जा चुका था, तो इसमें जो है वो तब तक जा चुका था यानी कि अब वो चला गया, तो इसमें एक पूर्ण रूप से बोध हो रहा है कि पूर्णता बोधक आ रहा है। तो आंसर इसका इस तरीके से जान सकते हैं। क्रिया प्रक्रिया के इकाई के रूप में निम्नवत वर्गीकरण किया जाता है। पहला इसमें नित्यता बोधक आता है पक्ष। इसके अंतर्गत जो है क्रिया के आदंत का निश्चय नहीं हो पाता, अर्थात क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है। जैसे सूर्य के बाद चंद्रमा का उदय होता है, तो एक तरीके से ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये नित्यता बोधक पक्ष के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अभ्यास बोधक पक्ष, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के नैसर्गिक रूप से होने की सूचना प्राप्त होती है। जैसे दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही भेद का विकल्प हो। जैसे जरा मेरी सहायता कीजिए, इसमें से बताना है कि यह किस प्रकार के वृत्त के सही भेद के अंतर्गत यह उदाहरण बैठेगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में बातें हो चुकी हैं, बताइए ये किस प्रकार के वृत्त में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थ। ठीक है, विद्यार्थ के अंतर्गत आता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थ का अर्थ होता है विधि संबंधी तात्पर्य अथवा क्रिया करने का भाव। जरा मेरी सहायता कीजिए इच्छा बोधक है, कीजिए जो है क्रिया के रूप से जो है विद्यार्थ का बोध होता है। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। ठीक है, रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया के सही विकल्प बताता है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्वकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी पार्ट। दिलाना शब्द जो है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, तो पढ़ रहा था इसमें क्रिया की बात करें तो संयुक्त क्रिया हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वो खाने लगा, वो पेड़ से कूद पड़ा। अगला क्वेश्चन है, वो शाम को घर आएगा। वाक्य में जो है वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है इनमें, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो निश्चयार्थ आ जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, निश्चयार्थ। वृत्त यानी मूड, वक्ता की मन स्थिति है जो वाक्य में क्रिया रूपों के द्वारा व्यक्त होती है। ठीक है, जो कार्य या व्यापार लौकिक जगत से घटित ना हुआ हो वरन जो वक्ता के मस्तिष्क में इच्छा, संभावना, अनुमान आदि के रूप में निहित हो, उसका संबंध वृत्ति से होता है। अब उपयुक्त वाक्य में वक्ता के घर जाने की निश्चय की मूड प्रदर्शित होता है और इस तरीके से निश्चयार्थ वृत्त के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, वो भोजन बनाता है। वाक्य में कौन सा पक्ष है, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, आपको इसको जरूर एक बार पढ़ना चाहिए। जितने भी पक्ष हैं वृत्त है, तो ये हो जाएगा आवृत्ति मूलक, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति मूलक पक्ष के अंतर्गत आएगा। अब ये बातें हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो उसको कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के बारे में आ गया, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है जो क्रिया है, इसका फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर यानी कि पानी पर पड़ रहा है, तो ये यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु जो है क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है और जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इन्हें पद कहा जाता है। पद को ही रूप कहा जाता है और वाक्य में प्रयोग के योग्य शब्द ही पद या रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो सो रहा है सोने की क्रिया में, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, वाक्य में अकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वो क्रिया अकर्मक कहलाती है। ठीक है, जैसे सोहन हंस रहा है, तो यहाँ पे जो है हंसने का काम सोहर खुद कर रहा है, तो यहाँ पे कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन प्रेरणार्थक क्रिया है, तो वो हो जाएगा गिराना, आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिराना शब्द जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं द्वारा बनती हैं। मूल क्रिया में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक, वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे कि कर से कराना, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, और कर से ही करवाना, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से सकर्मक छांटिए, इसमें से सकर्मक क्रिया बताना है कौन सा है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो लिखना जो होगा वो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखना क्या है, सकर्मक है। शेष क्रियाएं जो हैं अकर्मक क्रियाएं हैं, इसके अंतर्गत आती हैं चलना, सोना, मुस्कुराना। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे और किसको आदि प्रश्न करने से पता चलती है। ठीक है, यदि उत्तर कुछ मिल जाए तो सकर्मक क्रिया और यदि उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया मानी जाती है। ठीक है, लिखना शब्द में क्या प्रश्न पूछने से उत्तर प्राप्त होता है, अन्य शब्दों से कोई उत्तर नहीं प्राप्त होगा, इसलिए जो है लिखना सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, एक वचन पुल्लिंग में रहती है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो तो ऐसी क्रिया क्रियार्थक क्रिया संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और ये सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, यहाँ टहलना जो है क्रियार्थक संज्ञा है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं इनमें से। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, नाम बोधक जो होता है वो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता। नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे कि भस्म संज्ञा हो गया और करना जो है क्रिया, इसको अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो भस्म करना बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का नाम बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हथियाना या चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो अभी इसके बारे में बात हुई, ये हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हथियाना, चिकनाना ये सब नामधात क्रियाएं हैं। नामधात क्रिया क्या होती है, तो संज्ञा या विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नामधात क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना। तो इस तरीके से ये सारी नामधात क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया का ये उदाहरण है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब दो क्रिया साथ साथ चलें तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वो पढ़ने लगा, वो रोने लगा। जहाँ क्रिया दो कर्म के साथ प्रस्तुत हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने रीता को गणित पढ़ाया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कराना, करवाना, लिखवाना, कटवाना, ये सब। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है इनमें से। ठीक है, चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। प्रेरणार्थक क्रियाओं में अगर हम देखेंगे तो जगाना शब्द जो होता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं वो अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। इसमें क्या होता है कि आना, लाना और वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती हैं। जैसे जगना में अगर हम जगाना कर दें तो ये प्रेरणार्थक हो जाएगा, जगवाना भी प्रेरणार्थक बन जाएगा। उठना का उठाना, उठवाना। ठीक है, खाना का खिलाना, खिलवाना। तो इस तरीके से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी प्रकार की क्रिया है। तो बालक की अगर हम बात करें इसमें तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, पढ़ने का कार्य सकर्मक में आता है तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया का जो है समुचित उदाहरण है। तो मीरा जोर से हंसी, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, हंसना जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने रमेश को पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया शब्द कौन से प्रकार की क्रिया है। तो लिखवाया शब्द जो आएगा ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। अन्य उदाहरण में उठवाना, चलवाना, खिलवाना आदि आते हैं। और वह क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं नामधात क्रियाएं कहती हैं। ठीक है, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, गर्म से गरमाना, शर्म से शर्माना। इस तरीके से क्रियाएं नामधात क्रियाएं होती हैं। और इसी तरीके से जो क्रिया दो या अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना, लेट जाना, गिर पड़ना, ये सब संयुक्त क्रिया हो गई। अब किसी क्रिया के किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सब परिभाषाएं हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चूड़ी अच्छी थी, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो योजक क्रिया का उदाहरण है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, योजक क्रिया। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई जो क्रिया धातुएं होती हैं उनको हम कहते हैं साधित सकर्मक धातु। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा बहुत बार हो चुकी है। इसमें अगर आप देखें तो पानी बरस रहा है, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, बाकी सारे सकर्मक क्रिया होंगे। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना में क्रिया की अगर हम बात करेंगे तो नामधात क्रिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये संज्ञा विशेषण से डायरेक्ट बनता है, इसलिए नामधात क्रिया हो जाएगा। तो ये हो गया क्रिया के बारे में। अब हम इस वीडियो के अंतिम चैप्टर पर आएंगे जिसमें हम देखेंगे अव्यय से क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अव्यय वाला। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका में गई, ठीक है। इसमें जो सखियों सहित बॉर्डर किया हुआ है, इसमें बताना है कि ये किस प्रकार के अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा सखियों सहित जो दिया गया है संबंध बोधक का उदाहरण हो जाएगा। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, संबंध बोधक। अब इसका परिभाषा जान लेते हैं। वह अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जो है दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उपयुक्त वाक्यांश में अगर देखेंगे तो सहचरवाचक संबंध बोधक अव्यय के साथ या फिर के संग के सहित का प्रयोग किया गया है। तो आंसर इसका संबंध बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके बिना उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिना। बिना शब्द जो होता है वो क्या है? ये संबंध बोधक शब्द होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इनमें से, ठीक है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। इसमें क्या है? परिमाणवाचक, बहुत शब्द जो है परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोभावों को प्रकट करने वाले वह अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाते हैं? तो उनको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हों पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि हाय अब मैं क्या करूं, या फिर अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। तो इस तरीके से हाय और अरे शब्द क्या हो जाएगा? ये इसमें विस्मयादिबोधक शब्द सूचक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें इसमें, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 3 प्रकार के होते हैं। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए। तो पहला होता है मूल क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जैसे कि ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, ये सब क्या हो जाएंगे? मूल क्रिया विशेषण, ठीक है। और दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण, तो जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है, जैसे कि देखते हुए, वहाँ पर, यहाँ तक, ये सब यौगिक क्रिया विशेषण। और स्थानीय क्रिया विशेषण तीसरा जो है, इसमें ऐसे क्रिया विशेषण को कहते हैं जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें पूछा गया था रूप के अनुसार। तो रूप के अनुसार 3 क्रिया विशेषण के भाग होते हैं, लेकिन अगर हम अर्थ के अनुसार देखेंगे तो इसमें 4 होते हैं, ठीक है। अर्थ के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है? 4 होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा 4, ठीक है। 4 कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो ऐसे क्रिया विशेषण हैं जिनके स्थान और दिशा की सूचना प्राप्त हो। इसी आधार पर 2 प्रकार के इसमें भी हैं, स्थितिवाचक और दिशावाचक। जैसे कि यहाँ, वहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, ये सब स्थितिवाचक हो गए। दूसरा आता है दिशावाचक, जिसमें कि इधर, उधर, चारों ओर, किधर, जिधर, ये सब दिशावाचक हो गए। दूसरा आता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तो इससे क्या होता है? काल या समय की सूचना प्राप्त होती है। इसके भी 3 भेद हैं, ठीक है। समयवाचक, जिसमें कल, परसों, जब, तब आदि आ जाता है। दूसरा इसमें आता है अवधिवाचक, जिसमें आज, कल, नित्य, सदा, सतत आदि आ जाता है। तीसरा इसका होता है पौनः पुण्यवाचक, ठीक है। तो बार बार, बहुधा, प्रतिदिन इत्यादि जो है ये सब आ जाते हैं। फिर आता है तीसरा परिमाणवाचक विशेष क्रिया विशेषण, तो इससे अनिश्चित संख्या व परिमाण का बोध होता है, जैसे कि बहुत, लगभग, जरा, कितना, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गए। रीतवाचक क्रिया विशेषण, तो इससे निश्चित, अनिश्चय, इससे निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध होता है, जैसे कि ऐसे, वैसे, शायद, हाँ, जी, नहीं, मत, भी, मात्र, ये सब क्या हो जाएंगे? ये रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा काम मत करो, इसमें संबंध बोधक नहीं है। मैं पीछे आया था, इसमें भी नहीं है। मैं ये काम नहीं करूँगा, इसमें भी नहीं। मैं काम के पीछे आया था, तो ये संबंध बता रहा है। तो आंसर बी पार्ट, टी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाक्य में किसमें? मैं काम के पीछे आया था, ये संबंध बोधक अव्यय का पीछे जो शब्द है ये प्रयोग किया गया है, जो कि अव्यय
जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थ के आधार पर इनके 13 भेद हैं। 13 कौन कौन से हैं? तो आगे, ठीक है, पीछे, बाद, पहले, पास, भीतर, बीच, तरफ और जरिए, निमित्त, खातिर, बगैर, बदले, एवज, तरह, सरीखा, खिलाफत, पर्यंत, अपेक्षा इत्यादि संबंध बोधक अव्यय हैं। तो ये 13 वाक्य शब्दों में कहीं भी आपको कुछ मिल जाए वाक्य में और पूछा जाए तो वो संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण जो है किस अव्यय का भेद है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये समुच्चय बोधक का भेद होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें समुच्चय बोधक अव्यय में अगर हम देखेंगे तो पर, किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, व, लेकिन, इसलिए, अतः, एवं आते हैं और वहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। ठीक है। तुम प्रतिदिन खेलते हो। उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन शब्द की अगर हम बात करेंगे तो एक कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। वाक्य में प्रतिदिन शब्द क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार का समय बतलाते हैं वह कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि कल, परसों, प्रायः, अक्सर, बाद में, जब, तब, सदा, प्रतिदिन, ये सब शब्द अगर मिल जाए आपको तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोभाव के अनुसार हटो शब्द का कौन सा विस्मयादि बोधक इसमें प्रयोग किया गया है? तो वो है चेतावनी। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब विस्मयादि बोधक अव्यय में हर्ष, घृणा, दुख, प्रशंसा आदि के मनोभावों को व्यक्त करते हैं। मनोभावों के आधार पर इनके प्रमुख भेद हैं। विस्मय अथवा आश्चर्य में अहो, अरे, क्या आता है। शोक अथवा पीड़ा या ग्लानि में हाय, उफ ये आता है। प्रशंसा में शाबाश, अति सुंदर आता है। ठीक है। चेतावनी में बचो, हटो, सावधान ये सब आता है। संवेदना के अंतर्गत हाय हाय, तोबा तोबा आता है। तिरस्कार में छी छी, धिक और धिक्कार ये सब तिरस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो इतने शब्द याद रखिएगा, विस्मयादि सूचक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर शब्द कौन सा जो है अव्यय है इनमें से? तो वो हो जाएगा ये निपात। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट, निपात। अब वाक्य में जो है भर शब्द निपात है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करता है उसे जो है निपात या उदाहरक कहते हैं। जैसे कि भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब निपात के उदाहरण हैं। ये इतने वाक्य अगर आपको कहीं मिल जाएं तो उसमें पूछा जाए तो निपात के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? ठीक है। पूर्वक शब्द किस संबंध बोधक के अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक संबंध बोधक के अंतर्गत आता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक है मौलिक संबंध बोधक, दूसरा है यौगिक संबंध बोधक। मौलिक में आता है पूर्वक, बिना, पर्यंत, नाई ये सब मौलिक में आते हैं। यौगिक संबंध बोधक में अपेक्षा, तुल्य, समान, चलते, लिए ये सब आते हैं यौगिक संबंध बोधक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में वहाँ शब्द जो है वो अव्यय होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूँकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका अव्यय नहीं होता। ये जो है अतः ये अव्यय होते हैं। जैसे कि अभी, यहाँ, वहाँ इत्यादि। उसने कटोरा भर दूध पिया। इसमें वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। भर शब्द जो है ये अव्यय हो जाएगा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अव्यय शब्दों को अविकारी भी शब्द कहा जाता है क्योंकि इसमें वचन, पुरुष, लिंग, कारक इत्यादि के कारण इनके रूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो सी पार्ट हो जाएगा। बाद शब्द जो होगा इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आगे शब्द जो है वो संबंधवाचक बता रहा है तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जिस शब्द से दो पदों के बीच समांतर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि पहले, बाद, अब तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण और आसपास इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो इसमें अगर हम देखेंगे समुच्चय बोधक शब्द की बात करें तो और शब्द हो जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाय अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द क्या है? तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। हाय शब्द आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है? के निकट जो रेखांकित किया हुआ है
एक किस प्रकार का शब्द है, तो ये संबंध सूचक शब्द है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, संबंध सूचक शब्द, तो जिस वह अपव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध सूचक शब्द कहते हैं। जैसे कि आगे, पीछे, और, तरफ, अलावा, बिना, समान, ऐसा, जैसा इत्यादि। और समुच्चय बोधक शब्द में ऐसा अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से कराता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि किंतु, और, लेकिन, बल्कि, इसलिए आदि। तो ये सब समुच्चय बोधक और संबंध सूचक शब्द दोनों में डिफरेंस ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। इसमें रेखांकित शब्द जो दिया गया है धीरे धीरे शब्द, इसका बताना है कि किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, तो ये एक क्रिया विशेषण है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। तो यहाँ पे जो है तक शब्द जो है रेखांकित है, ये किस प्रकार का शब्द है, तो तक शब्द जो है ये निपात होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, निपात। ठीक है, अब निपात की अगर हम बात करें तो निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तथा इनका लिंग वचन नहीं होता। निपात को सामान्य रूप से अपव्यय मानते हैं, किंतु ये शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। निपात के मुख्य 9 भेद होते हैं। 9 भेदों को याद रखिएगा, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि सकारात्मक निपात, इसमें हाँ और जी 2 शब्द आते हैं। नकारात्मक में नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात में मत और खबरदार आता है। प्रश्नबोधक निपात में क्या शब्द आता है। विस्मयादिबोधक निपात में काश, काश की, ये शब्द आते हैं। बलदायक निपात में तक, पर, सिर्फ, ही, केवल आदि आता है। और तुलना बोधक निपात में सा शब्द आता है। अवधारणा बोधक निपात में ठीक, करीब, लगभग आदि आते हैं। आदर बोधक निपात में जी आता है। तो इस तरीके से 9 प्रकार हो गए, 9 भेद निपात के, जो कि आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। रविवार है वो घर पर ही रहेगा। अब ही शब्द बताना है क्या होता है, तो ही शब्द जो है ये एक प्रकार का निपात है। तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निपात। ठीक है, अब निपात में ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये सब निपात के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, इनमें से बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक शब्द जो है वो निपात के अंतर्गत आता है। ठीक शब्द क्या है, निपात का उदाहरण है। 9 प्रकार हैं, जिसमें जी, लगभग, करीब, तक, तो, ही, तक, सा, पर, सिर्फ, केवल, क्या, काश, मत, क्या, जी, नहीं, ये सब क्या होते हैं, निपात के अंतर्गत। ये 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। अब लेकिन शब्द जो है क्या है, तो लेकिन शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ये एक अव्यय है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अव्यय। ठीक है, अफसोस में नहीं जा सका, इसमें रेखांकित शब्द अफसोस जो दिया गया है किस प्रकार का शब्द है, तो ये अव्यय है, शोक सूचक अव्यय। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शोक सूचक। ठीक है, निम्न में से अव्यय क्या है, तो इसमें से अगर हम अव्यय की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक शब्द जो है अव्यय के अंतर्गत आता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, इनमें से समुच्चय बोधक के बारे में बता चुका हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आजन्म। आजन्म जो होता है वो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पद विकृत नहीं होता इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अपव्यय शब्द जो होता है उसका उस पर लिंग वचन कारक आदि किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया गया है, तो अर्थ के आधार पर अगर हम देखेंगे तो 13 प्रकार में विभक्त किया गया है संबंधवाचक को, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 भेद कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला आता है इसमें कालवाचक। ठीक है, पहला आता है कालवाचक जिसमें होता है आगे, पीछे, बाद। ठीक है, दूसरा है स्थानवाचक जिसमें आता है यहाँ, पास, निकट। ठीक है, तीसरा आता है दिशावाचक जिसमें और, तरफ, प्रति आता है। चौथा आता है इसमें साधनवाचक जिसमें द्वारा, जरिए, सहारे आदि आता है। ठीक है, पांचवा है हेतुवाचक, इसमें लिए, निमित्त, हेतु आता है। छठा है विषयवाचक, इसमें बाबत, नाम, विषय आदि आता है। सातवां है व्यतिरेकवाचक, इसमें सिवा, अलावा और अतिरिक्त आदि आता है। ठीक है, विनिमयवाचक में बदले, जगह, एवज आदि आता है। सादृश्यवाचक में समान, भांति, तुल्य आदि आता है। विरोधवाचक में खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत आदि आता है। सहचरवाचक में साथ, समेत, सहित आदि आता है। और संग्रहवाचक में तक, पर्यंत, मात्र आता है। ठीक है, तुलनावाचक में अपेक्षा, आगे और सामने आदि आते हैं। तो ये सब संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है समुच्चय बोधक। आंसर इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। वाक्यांशों को जोड़ने को समुच्चय बोधक। अब इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं, वो होते हैं और, वरना, किंतु, परंतु, एवं, तथा, अन्यथा। ये सब क्या है, समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं।
निम्न में से अव्यय क्या है? इसमें से अव्यय की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आह शब्द जो है विस्मयादि बोधक है, अव्यय है, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द में धीरे धीरे को पहचाना है किस प्रकार का शब्द है, तो ये एक क्रिया विशेषण शब्द है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, इसमें भर शब्द जो है क्या है? तो भर शब्द की अगर हम बात करेंगे जो कि रेखांकित किया हुआ है, तो ये एक प्रकार का संबंध सूचक अव्यय के अंतर्गत आएगा, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वो किस प्रकार के अव्यय कहलाते हैं? तो वह सब होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट विस्मयादि बोधक अव्यय। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें रेखांकित शब्द का कौन सा जो है अव्यय है? वाह वाह शब्द बताना किस प्रकार का यह अव्यय होता है, तो यह हर्षबोधक अव्यय के अंतर्गत आता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब विस्मयादि बोधक अव्यय में अगर हम देखें तो हर्षबोधक में वाह आह शाबाश धन जय ये सब आते हैं, और शोक बोधक में आह हाय काश त्राय त्राय ये सब आते हैं। ठीक है, आश्चर्य बोधक में ओहो ऐ और हैं आता है, और स्वीकार बोधक में हाँ जी हाँ ठीक आता है। ठीक है, अनुमोदन बोधक में ठीक अच्छा हाँ हाँ आता है, तिरस्कार बोधक में छी हट धिक और दुर आता है। इसके अलावा संबंध बोधक संबोधन बोधक में अरे रे अजी हे अहो आदि आते हैं। माधव अत्यंत सुंदर गाती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द अत्यंत जो है इसके बारे में बताना है कि किस प्रकार का वाक्य शब्द है। तो अत्यंत जो शब्द होता है क्रिया विशेषण हो जाएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताती है, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की बात करेंगे इसमें तो अत्यंत शब्द हो जाएगा, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वह शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इनके चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला स्थानवाचक, इसमें आता है यहाँ वहाँ इधर उधर। ठीक है, दूसरा है कालवाचक, रात भर आजकल हर बार प्रतिदिन। ठीक है, तीसरा है परिमाणवाचक, बहुत अत्यंत थोड़ा किंचित तिल तिल। चौथा है रीतवाचक, ऐसे कैसे कदाचित तक इसलिए आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है इसमें से? तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा इतना। इतना शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। समुच्चय बोधक को क्या कहा जाता है? तो समुच्चय बोधक की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अविकारी कहा जाता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाते हैं, और ये सदैव अपरिवर्तित अविकारी तथा अव्यय रहते हैं, जैसे कि आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है क्योंकि यह पद दो वाक्यों आंधी आई और पानी बरसा दो वाक्यों को और शब्द जोड़ता है, तो समुच्चय बोधक के अंतर्गत और आ जाएगा। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, इस वाक्य में जल्दी से शब्द पद कौन सा शब्द भेद है ये बताना है, तो ये है क्रिया विशेषण, आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण में रीतवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण की बात करें तो चार प्रकार के होते हैं। रीतवाचक में धीरे धीरे अचानक एकाएक शनय शनय आता है, और कालवाचक क्रिया विशेषण में कभी कभी प्रायः सदा दोपहर सुबह शाम ये सब कालवाचक विशेषण में आता है। तीसरा आता है इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिसमें केवल बस बहुत बिल्कुल कुछ थोड़ा आ जाता है। चौथा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिसमें समीप निकट भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे यहाँ वहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार चार प्रकार के क्रियावाचक विशेषण हो गए। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए इसमें से। तो रात भर राधा रात भर जागती रही, इसमें जो है क्रिया विशेषण अव्यय होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण इसका उदाहरण हो जाएगा ये। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार के होते हैं अभी जिसके बारे में बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो भरोसे में अगर हम देखेंगे भरोसे शब्द में तो इसमें संबंध बोधक रूप है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा संबंध बोधक। ठीक है, इसके बारे में बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में कौन सा शब्द का रूप है? तो शब्द का कौन सा रूप है धड़ाधड़ में ये बताना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ये क्रिया विशेषण का रूप है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर धड़ाधड़ शब्द जो है बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ये सब अव्यय होते हैं, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अव्यय। अब उसमें अगर अविकारी शब्द में देखेंगे तो आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ वहाँ ये सब अविकारी शब्द के अव्यय के अंतर्गत आते हैं, और इसके भी चार भेद होते हैं अविकारी के।
कौन कौन से होता है? तो पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा पिस्मे आदि बोधक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें से क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो तेज शब्द क्रिया विशेषण है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बुद्धिमान मीठा गुणवाचक विशेषण है एवं पहला क्रम सूचक यानी कि संख्यावाचक विशेषण है। वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अपव्यय है? तो इसमें अपव्यय की अगर हम बात करेंगे तो कारणवाचक अपव्यय हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। संकेतवाचक में दो प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे यदि राम जाएगा तो राधा आएगी, जो अपव्यय संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बनाता है वो संबंध बोधक अपव्यय कहलाता है। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन से शब्द लगते हैं? तो अब तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए, अतिरिक्त, बजाय, ये सब शब्द लगते हैं। परिमाणवाचक में नाप तौल की वस्तुओं का प्रयोग होता है, जैसे बहुत, बहुतेरा, कुछ, सब, सारा, समूचा, थोड़ा, अधिक होता है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, स्वरूप बोधक अव्यय है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक अव्यय है। कारण बोधक अव्यय, कारण बोधक वाक्य वह क्यों भाग रहा है। संकेत बोधक वाक्य में मोहन ने राधा को अंगूठी दिखाने का इशारा करा, तो ये संकेत बोधक वाक्य हो जाएगा। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो यह एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामायण, महाभारत, पुस्तक, पानी आदि। सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वो जाता है। विशेषण की बात करें तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मेरा घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द क्या है? विशेषण है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद इसमें चैप्टर आने वाले वीडियो में होगा आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।